Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी आई है जम्मू कश्मीर से, जहां 16 अप्रैल को एक बड़ा हादसा हुआ। श्रीनगर में बटवार के पास झेलम नदी में एक नाव डूब गई। नाव पर 10 से 12 छात्र सवार थे। कम से कम 4 की मौत की खबर है अभी तक, बाकी बच्चे लापता हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। शाम तक बचाव अभियान जारी था। डूबने वालों में से 3 को बचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य आपदा राहत टीम यानी SDRF भी रेस्क्यू के काम में लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से झेलम समेत कई नदियों नहरों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के चलते पानी निकल नहीं पा रहा है। इससे राजधानी श्रीनगर की प्रमुख सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। खानियार, बाबा डेम्ब, नौहट्टा और डाउनटाउन इलाके भी पानी से त्रस्त हैं। इससे घाटी के तमाम इलाकों में हालात खराब हो रहे हैं। हादसे की बात करें तो एक हफ्ते में ये छात्रों से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा है। बीते गुरुवार यानी 11 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल बस पलट गई थी। इस दुर्घटना में भी 6 बच्चों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी सुर्खी है दिल्ली से। विजिलेंस विभाग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD RN दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। OSD की नियुक्ति संबंधित विभाग का प्रमुख या मंत्री करता है। इस केस में स्वास्थ्य विभाग के OSD दास को नोटिस विभाग में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में मिला है। नोटिस में 3 बड़े आरोप लगे हैं, वो आपको बता देते हैं। पहला आरोप ये लगा है कि कोविड काल में 2021 में मेडिकल उपकरणों और मास्क सहित तमाम सामानों की खरीद में अनियमितताएं हुई। दूसरा आरोप है कि जिस कमेटी ने कोविड के लिए जरूरी उपकरण की खरीद की, उसके मुखिया RN दास ही थे, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए था। तीसरा आरोप है कि कमेटी ने PPE किट, N95 मास्क समेत करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान को खरीदने की मंजूरी दी थी। ये सभी उपकरण जिस रेट पर खरीदे जाने चाहिए थे, उससे ज्यादा रेट में खरीदे गए। ये 3 मुख्य आरोप हैं। RN दास उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के OSD थे। जैन के इस्तीफा देने के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD का पद उन्होंने संभाल लिया था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का पद सौरभ भारद्वाज के पास चला गया था। RN दास को मिले नोटिस और इन आरोपों पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी आई है। देखिए, जितने भी मंत्रियों के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो गोपाल राय जी के साथ काम कर रहे हों, मेरे साथ काम कर रहे हों, मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो OSDs हैं, चाहे वो और किसी कैपेसिटी में मंत्री के कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक विच हंट चल रहा है कि किसी भी तरीके से उनको किसी पुराने मामले में फंसाया जाए, उसको अखबारों में, टीवी में चलाया जाए और दबाव बनाया जाए कि वो बस मंत्री के यहां से काम करना छोड़ दे। हम लोगों के कार्यालय लगभग खाली हो चुके हैं। पहले बहुत सारे फेलोज काम करते थे, IIT, IIMs, IISc, बहुत काबिल बच्चे काम करते थे और हर सरकार में वो काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हैं। उनको इसी तरीके से सबको निकाल दिया गया। करीब 400 लोगों को इस तरीके से निकाल दिया गया। एक एक करके मंत्री के सेक्रेटरीज, OSDs को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और खबर को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि यह पता चलता है कि LG कार्यालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट की मंशा बहुत घटिया है। जब का ये मामला है, वो मामला कोरोना के समय का है। क्या कोरोना के समय में मंत्री था? नहीं था। क्या कोरोना के समय वो मेरे OSD थे? नहीं थे। क्या कोरोना के समय वो सत्येंद्र जैन साहब के OSD थे? नहीं थे। वो किसी के भी OSD नहीं थे, ना मेरे थे ना सत्येंद्र जैन के थे। मगर जानबूझ के दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट और LG कार्यालय इस तरीके की चीजों को पुश करता है मीडिया में। इस आदमी को, जिसको अब ED ने गिरफ्तार किया, इनको तो 1 साल पहले CBI गिरफ्तार कर चुकी है और CBI के जज इनको ये कह के जमानत दे चुके हैं कि कोई ऐसा सबूत CBI नहीं रख पाई कि ये इस तथाकथित एक्साइज मामले से जुड़े हुए हैं। अब इनको ED ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो सिर्फ जो है एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये कोशिश है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके।
सौरभ भारद्वाज ने आर.एन. दास पर बात रखने के साथ एक नाम और लिया, चंद्रप्रीत सिंह का। इनके बारे में भी बता देते हैं। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में चंद्रप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया है। चंद्रप्रीत सिंह ने ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की फंडिंग का काम देखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति घोटाले में जो किकबैक, जो रिश्वत हासिल की गई, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में ही किया था। इस वजह से अब इससे जुड़े हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। चंद्रप्रीत को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। ईडी के दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ये 17वीं गिरफ्तारी है। इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, और उन्होंने तिहाड़ जेल से जनता के लिए एक संदेशा बाहर भिजवाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हाथों। इसमें लिखा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। संजय सिंह ने केजरीवाल का यह संदेश 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, एक भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से यह जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अगली खबर यूपीएससी 2023 के रिजल्ट की। 16 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, ओडिशा के अनिमेश प्रधान दूसरी और तेलंगाना की अनन्या रेड्डी ने तीसरी रैंक हासिल की है। टॉप 5 में से 3 कैंडिडेट पहले से ही आईपीएस क्वालिफाइड हैं, जिनमें टॉपर आदित्य भी शामिल हैं। आदित्य ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। पिछली बार की परीक्षा में 236वीं रैंक हासिल करने वाले आदित्य फिलहाल हैदराबाद में हैं, जहां उनकी आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर आदित्य का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वे दोस्तों के साथ रिजल्ट आने का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दोस्त आईएएस टॉप कर गया तो उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया, मगर आज ही की तारीख में ऐसे लाखों लाख दोस्त हैं जिनके दोस्त परीक्षा नहीं निकाल पाए। आज उनका काम बढ़ गया है, उन दोस्तों के साथ बैठना है, उन्हें सुनना है, वापस उन्हें इस बात पर यकीन दिलाना है कि जीवन एक नहीं अनेक परीक्षाओं का नाम है। और इसी नाते कुणाल के दोस्तों का काम भी आज बढ़ गया है। कुणाल जो 12 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली। कुणाल ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। क्या लिखा? कि शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा दोनों ने कुछ और सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस एक सीट पर नजर टिकी थी उस पर भाजपा ने अब भी पत्ते नहीं खोले हैं। जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। मथुरा से भाजपा सांसद और इस बार की प्रत्याशी हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला ने बीते दिनों एक विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले में चुनाव आयोग ने अब यह कार्रवाई की है। सुरजेवाला पर लगा बैन 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 18 अप्रैल की शाम 6 बजे तक यानी 48 घंटों तक लागू रहेगा। इस दौरान उनके कोई रैली करने पर, कोई जनसभा करने पर, कोई भी प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को पहुंचे जम्मू। उधमपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।
कहा कि अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, तिरंगा गगन को छू रहा है और आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते कि महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगाने। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी की अब की बार 400 पार वाले लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज यानी 16 अप्रैल को दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने यहां कोझिकोड में रोड शो किया। इस दौरान आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वजीत सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। अभी फिरोजाबाद से भाजपा के ही डॉक्टर चंद्रसेन सांसद हैं। उन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को हराया था। अक्षय रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। 2014 में इसी सीट से अक्षय जीते भी थे, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिरोजाबाद सीट पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। अब देवरिया की बात। यहाँ 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2014 में यहाँ से कलराज मिश्र जीते थे, बाद में वो राज्यपाल बन गए, तो 2019 में यहाँ से रमापति राम त्रिपाठी यहाँ से लड़े भी और जीते भी। इस बार नाम के ऐलान में जब देरी हो रही थी तो ये कयास लगने लगे थे कि रमापति राम त्रिपाठी का टिकट इस बार कट सकता है और यही हुआ भी। यहाँ देवरिया में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की एक और सीट जो भाजपा ने अब तक रोक रखी है और जिस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, उस पर पार्टी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये सीट है कैसरगंज। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट गले की फांस बनी हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से 3 बार के सांसद हैं। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और जिन पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण के खिलाफ ही दिल्ली में रेसलर प्रोटेस्ट चला था, आपको याद ही होगा। अभी भी वो अपने क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी कैसरगंज में। बीजेपी अभी कैसरगंज में किसी के भी नाम का ऐलान करने में थोड़ा संकोच वाले, थोड़ा सकुचाने वाले मोड में है। यहाँ चुनाव 5वें फेज में 20 मई को है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक वीआईपी सीट पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान करा। ये सीट है डायमंड हार्बर। ये वही सीट है जहाँ से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है अभिजीत दास को। और अब आज का चुनावी किस्सा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ संसदीय क्षेत्र से एक सांसद हैं। आपकी सीट से कितने सांसद हैं? आप कहेंगे कि ऑब्वियसली एक ही सांसद है, लेकिन ये इतना ऑब्वियस नहीं था कभी। देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो 489 सीटों में से 86 ऐसी सीटें थी जहां 2-2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से और एक एससी या एसटी वर्ग से। ऐसा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था। दूसरे चुनाव में भी 91 सीटें ऐसी थी जहां से 2 सांसद थे। बाद में 1961 में ये नियम खत्म हुआ और एक सीट से एक सांसद का प्रावधान आया। इसके बाद से प्रतिनिधित्व आरक्षित सीटों के माध्यम से तय होता है। अभी 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक
प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।